हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू geometryschool.in। स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे बैच में जिसका नाम है जीरो टू हीरो बैच, जहां पर मैं आपको कराती हूं स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ जनरल नॉलेज। तो चलिए देखते हैं आज हम किस स्कूल के किस क्लास के क्वेश्चंस यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आज जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे वो हैं हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फॉर सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 9th क्लास के लिए, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम फॉर 9th क्लास। तो चलिए आज जनरल नॉलेज के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और देखते हैं हमारा आज का टॉपिक। जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। स्टूडेंट, ये वर्ड आपने पहले भी सुना होगा अपनी जूनियर क्लासेस में कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पर ब्रीफ नोट में एक्सप्लेन करूंगी अबाउट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देयर कैटेगरीज, और वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि फिर मैं आपसे एक एक क्वेश्चन पूछूंगी जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। तो चलिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर नोटिफिकेशन, जिससे आपको हमारी यूट्यूब पर कौन सी वीडियो अपलोड हुई है इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप इसी तरह वीडियो से क्वेश्चन सॉल्व करके अपने आप का इवैल्यूएशन कर सकें। इसमें आप क्वेश्चंस को सुन के खुद से भी अपने आप को मार्क्स अलॉट कर सकते हैं कि इसका आंसर मुझे ऑलरेडी पता था, इसका आंसर मुझे आज पता लगा है। तो आप अपने आप को 10 मार्क्स में खुद भी यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं कि आपको इस टॉपिक के बारे में कितनी नॉलेज थी। इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें। चलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करें तो जैसा नेम से सजेस्ट हो रहा है, माइक्रो मीन्स स्मॉल, ऑर्गेनिज्म मीन्स लिविंग बींग्स। तो जो हम बायोलॉजी में स्टडी करते हैं अबाउट द लिविंग बींग्स जैसे प्लांट, एनिमल्स, तो उसी में ही आते हैं हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर वेरी स्मॉल इन नेचर। तो देखिए, द ऑर्गेनिज्म अराउंड अस विच वी कैन नॉट सी विद नेक्ड आइज। हमारे आसपास ऐसे मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म हैं जिन्हें हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख पाते और जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी हैं, बहुत सारी डिजीज भी हमें कोज कर देते हैं इतना छोटा होने की वजह से। जैसे कि आजकल आपने इस पैंडेमिक पीरियड में देखा है कोरोना वायरस 19 जो अब बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, जिसने कोरोना डिजीज कॉज किया हुआ है, ठीक है। तो ये भी क्या एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो इसी तरह से विजिबल नहीं होता और एयर में बहुत जल्दी फैलता है, ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। These organisms are called as microbes और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन ही बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। हम यहाँ पर जो मेजर ग्रुप्स में इन्हें क्लासिफाइड करते हैं वो है 4 मेजर ग्रुप दैट इज बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटोजोआ एंड फंगस। तो जो 4 मेजर ग्रुप्स है वो है यहाँ बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटोजोआ, फंगस। ये सब हम बात करेंगे अभी कि इनमें से कौन डिजीज कोज करता है, कौन सा बैक्टीरिया हमारे लिए कहाँ पर हेल्पफुल है, तो ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। इसी के साथ एक कैटेगरी और होती है दैट इज वायरस, जो हम इन 4 मेजर कैटेगरीज में जिसको काउंट नहीं करते हैं। ये मैं आपको क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेन करूंगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए कि वायरस यहाँ पर इनके साथ 5th मेजर कैटेगरी में क्यों नहीं लिया जाता है। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक आपको मैं ये क्वेश्चन के साथ यहाँ एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आपको यहाँ पर कुछ पिक्स नजर आ रही हैं, जैसे कि ये मैंने यहाँ पर एक बैक्टीरिया का पिक लगाया है। तो इस तरह से जब आप माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो ये हमारे बैसिलस शेप के एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है दैट इज बैक्टीरिया। ये हमारा एक प्रोटोजोआ है जिसका नाम है अमीबा, जो कि एक इर्रेगुलर बॉडी होती है, लगातार अपनी बॉडी को चेंज करता रहता है, फ्रेश वाटर में पाया जाता है, दैट इज अमीबा, जो कैटेगरी में आता है प्रोटोजोन्स की। इसी तरह आपने स्टैग्नेंट वाटर पर ग्रीन कलर के पैचेस देखे होंगे कि जब आपने देखा होगा कहीं भी रुका हुआ पानी होता है उस पर ग्रीन कलर की आपने पूरा पैचेस देखे होंगे। गोल्डन ब्राउन भी होती है, ब्राउन भी होती है, बहुत सारी फैमिलीज इनकी होती हैं, अलग अलग क्लासेस में ये आती हैं। तो इसी तरह से ये क्या है, एल्गी, जो ग्रीन पैची आपको नजर आती है। फंगस की बात करें तो ये बहुत ज्यादा कॉमन है हमारे घर में, हमने पिकल्स पर, चपातीज पर, ब्रेड पर देखी है। इवन जो मैंने यहाँ पर ये डायग्राम लिया है ये भी हमारी ब्रेड मोल्ड का ही है, जो ब्रेड पर यहाँ पर फंगस लगती है जिसे हम बायोलॉजिकल नेम में राइजोपस बोलते हैं। तो ये क्या है, ब्रेड मोल्ड पर लगने वाली फंगस। जैसे आपने देखा है पिकल्स के ऊपर आपने व्हाइट कॉटन लाइक स्ट्रक्चर देखी होंगी, तो ये सब किसकी कैटेगरी है, फंगस की। तो ये हमारी 4 मेजर कैटेगरीज है, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, एल्गी, फंगस।
स्टूडेंट अगर आप इस टॉपिक को माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं कि यहाँ पर 4 मेजर कैटेगरीज में कौन कौन से यहाँ बैक्टीरिया हैं, कौन से एल्गी, कौन प्रोटोजोआ है, इनको डिटेल में पढ़ना है, कौन हमारे लिए हार्मफुल है, कौन यूजफुल है, कौन यहाँ एंटीबॉडीज बनाने के काम आता है, एंटीबायोटिक्स बनती है, किससे वैक्सीन बनती है, कौन सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाते हैं, कौन से ऐसे बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आते हैं। तो उसके लिए आज ही हमारी ऐप को डाउनलोड करें जिसका नाम है ज्योमेट्री ऐप। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। ये लैपटॉप और एंड्रॉइड वर्जन इसके आप दोनों यूज कर सकते हैं। साथ ही अगर हमारे कोर्स जो है यहाँ पर हम सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जिनकी प्रिपरेशन कराते हैं, तो उसके कोर्स की फीचर्स की हम बात करें तो आपको यहाँ पर मिलेंगे कंसेप्ट बेस्ड वीडियोस, टॉपिक वाइज क्विज। जब आपका टॉपिक कवर हो जाएगा, जैसे आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही आज पढ़ रहे हैं, उससे रिलेटेड आपको टॉपिक वाइज क्विज में 50 to 60 क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करने को मिलेंगे। साथ ही आपको जितने चैप्टर्स आपने कवर किए इन सोशल स्टडीज, इन साइंस, उसकी आपको मिक्स क्विजेस मिलेंगे। एंड लास्ट में आप कितना सीख चुके हैं उसके लिए आपको प्रीवियस पेपर यहाँ से आप डाउनलोड करके उन्हें सॉल्व कर सकते हैं, जो आपको सैंपल पेपर के नेम से मिलेंगे। साथ ही आपको जब कोर्स आप परचेज करेंगे किसी भी स्कूल एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, तो आपको उसके प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप से जोड़ा जाएगा, जिसमें आपको डेली नोटिफिकेशन मिलेगा कि आज आप कौन से सब्जेक्ट का कौन सा टॉपिक आज यहाँ वीडियो देखेंगे, कौन सा यूट्यूब पे आज यहाँ जो लिंक है वो आपके साथ शेयर किया जाएगा कि कौन सी वीडियो आज अपलोड हुई है। तो इस तरह के फीचर्स हमारे कोर्सेज में अवेलेबल है कि आप घर बैठे ऑनलाइन तरीके से इजीली एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स के पास इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है वो हमारा पेन ड्राइव कोर्स भी अवेलेबल है, इसे परचेज कर सकते हैं, जिसमें उन्हें सारी वीडियोस प्रॉपर डाउनलोड मिलेंगी और आप उन्हें सिस्टम में पेन ड्राइव को फिक्स कीजिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कीजिए। इसलिए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। ओके स्टूडेंट, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हमारे इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए भी हैं और इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेम द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज। उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या कहा जाता है जिन्हें हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। तो जब हमने अपनी वीडियो को स्टार्ट किया था, सबसे पहले हमने यही पढ़ा था, द ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज आर नोन एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो उन्हें कहा जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो आवर ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये आपको क्लियर भी हो गया है कि बहुत ही टाइनी ऑब्जेक्ट्स जिन्हें कैन ओनली बी सीन विद एडेड आइज, जिन्हें हम किसी एडेड आइज की मदद से, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए जो हम एडेड आइज यूज करते हैं लैबोरेटरी में, दैट इज माइक्रोस्कोप। जैसा नेम से सजेस्ट है, माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल, स्कोप मीन्स टू सी। यहाँ पर माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है जो कि एक इंस्ट्रूमेंट है, एक एडेड आइज है जो बहुत ही ज्यादा छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखने के काम आता है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन नंबर 2, ट्यूबरक्लोसिस, टाइफॉइड एंड कॉलेरा कॉज्ड बाय। ट्यूबरक्लोसिस, टाइफॉइड, कॉलेरा, इनमें से किसकी वजह से होते हैं? आपने नेम भी सुने होंगे, ऑल आर द इन्फेक्शंस और डिजीजेस, ट्यूबरक्लोसिस, टाइफॉइड, कॉलेरा, ये सब वो डिजीज हैं जो होती हैं किससे? बैक्टीरियल इन्फेक्शन से। जो आपको बैक्टीरिया, जब आपको बैक्टीरिया इन्फेक्ट कर देता है, एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया, देयर आर मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया, तो यहाँ पर जो बैक्टीरिया है, जब आपको वो बैक्टीरिया अगर इन्फेक्ट कर दे तो आप ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड, कॉलेरा, ये डिजीज आपको होती हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है सी। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ट्यूबरक्लोसिस इज एन एयरबॉर्न इन्फेक्शन। आपने देखा होगा जब आपके लंग्स एयर से इन्फेक्ट हो जाते हैं तो आपको एक डिजीज होती है जिसे हम फुल फॉर्म में ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं एंड शॉर्ट फॉर्म में हम इसे बोलते हैं टीबी। अगर हम इसके बैक्टीरिया की बात करें जो इसे कोज करता है, दैट इज माइकोबैक्टीरियम। ये डिजीज होती है किससे? माइकोबैक्टीरियम से। इसमें आपने देखा होगा अगर कोई भी किसी को कफ है लॉन्ग टाइम से या स्नीजिंग है, तो अगर वो छींक देते हैं तो इसके जो बैक्टीरिया है वो हवा में आ जाते हैं, उसकी वजह से ये किसी भी एक वेक्टर इनके लिए एयर का काम करती है और किसी भी हेल्थी पर्सन को ये डिजीज लग जाती है। तो ये भी एक कैसी डिजीज है? कम्युनिकेबल इन्फेक्शियस डिजीज, जो एक बंदे से दूसरे पर्सन को लग जाती है। बात करते हैं कॉलेरा एंड टाइफाइड की। ये वाटर बोर्न इन्फेक्शन है
जो आपको पोल्यूटेड वाटर पीने से होता है। जैसे कॉलेरा की बात करें तो दिस डिजीज इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया नेम्ड एज विब्रियो कॉलरे। ये डिजीज होती है किससे? विब्रियो कॉलरे से। एंड नेक्स्ट, इससे आपका जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ, आपके यहाँ पर कई तरह से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं कि अगर आपसे पूछा जा सकता है ट्यूबरक्लोसिस इज कॉज्ड बाय विच बैक्टीरिया, तो आपको यहाँ पर अगर बैक्टीरिया क्लियर हो गया है तो आपको ये भी पता चल गया कि इसको करने वाला कौन सा बैक्टीरिया है। इसी तरह कॉलरा कॉज्ड होता है विब्रियो कॉलरे से। हम टाइफाइड की बात करें तो ये एक स्ट्रेन है जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी ये कॉज होता है टाइफी की वजह से। तो ये सारे हमारे, जिसमें आपने देखा है कॉलरा में क्या होता है, पेशेंट को वो यहाँ पर लूज मोशन होते हैं, वॉमिटिंग होती है। इसी तरह हम टाइफाइड की बात करें तो हाई फीवर होता है जिसके लिए हमें विडाल टेस्ट कराना होता है। तो ये डिजीज है जो कोज्ड होती हैं बैक्टीरिया की मदद से। इनको कोज करने वाला एजेंट जो है वो है बैक्टीरिया। तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3, अमीबा एंड पैरामीशियम आर एग्जाम्पल ऑफ। अमीबा, मैंने आपको जब वीडियो स्टार्ट किया था तब बताया भी था कि एक इर्रेगुलर सेल बॉडी होती है जो फ्रेश वाटर में पाई जाती है, जिसके सेंटर में आपको न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। और ये एक इर्रेगुलर यूनिसेल्युलर है। यूनिसेल्युलर मींस जो एक ही सेल के बने होते हैं, यूनि मींस सिंगल। आप अगर वीडियो को कंप्लीट वॉच करना चाहते हैं तो हमारे कंप्लीट कोर्स में इसको परचेज कर सकते हैं, वहां ये सब मैंने डिटेल में बताया हुआ है। तो इसी तरह अमीबा और पैरामीशियम, पैरामीशियम की बात करें तो ये एक सीलिएटेड बॉडी होती है लाइक दिस। इसके पास चलने के लिए इस तरह के सीलिया होते हैं, तो दिस इज पैरामीशियम। तो बोथ दीज आर कैटेगराइज्ड इनटू द कैटेगरी ऑफ प्रोटोजोन्स। प्रोटो मींस प्रिमिटिव, जोन्स मींस एनिमल। जो सबसे पहले पाए जाने वाले प्रोटो, जिसका हमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं देखने को मिलता है, दैट इज प्रोटोजोआ। तो ये बोथ दीज आर द एग्जांपल ऑफ प्रोटोजोआ। अमीबा और पैरामीशियम किसके एग्जाम्पल है? प्रोटोजोआ के। ये क्या है? दोनों ही यूनिसेल्युलर, एक सिंगल सेल से बने हैं और अपना सारा फंक्शन उसी सेल से परफॉर्म करते हैं। फूड इनटेक करना, सेल डिवाइड करना, एक्सक्रीट करना, तो ये सारा फंक्शन इन्हीं से होता है। इनके पास सीलिया होते हैं मूव करने के लिए। और हम इसकी बात करें अमीबा की तो इनके होते हैं सूडोफोडिया। सूडोफोडिया मीन्स फॉल्स फीट। इनके पास प्रॉपर फीट नहीं पाए जाते, फॉल्स फीट होते हैं। ये इसी बॉडी से ही फ्रेश वाटर में मूव करते हैं, दोनों ही फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं पहले। अमीबा एंड पैरामीशियम आर एग्जांपल ऑफ प्रोटोजोन्स। तो अमीबा और पैरामीशियम किसके एग्जांपल है? प्रोटोजोन्स के। जैसे यहाँ पर ये पैरामीशियम का एग्जांपल दिखाया हुआ है जिसमें मैंने आपको बताया था इनकी बॉडी पर मूव करने के लिए होते हैं सीलिया, CILIA, जिनसे ये मूव करते हैं। प्रोटोजोआ इज अ ग्रुप ऑफ सिंगल सेल्ड यूकैरियोट, ईदर फ्री लिविंग और पैरासाइट। या तो ये फ्रेश वाटर में आपको फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म के रूप में मिलेंगे या ये बॉडी के अंदर एज अ पैरासाइट भी रहते हैं, दूसरों को इन्फेक्शन कोज करते हैं। तो ये क्या है? यूकैरियोट्स है जिनके पास एक ट्रू डीएनए पाया जाता है, ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, पाश्चराइजेशन वाज डिस्कवर्ड बाय। पाश्चराइजेशन एक प्रोसेस है जो किसने डिस्कवर किया था? ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा भी जाता है कि बेसिकली पाश्चराइजेशन होता क्या है, ये किसने डिस्कवर किया था? तो जैसा नेम से ही सजेस्ट हो रहा है पाश्चर, तो ये नेम दिया गया है इनकी इन्वेंशन के ऊपर कि जिसने इसको डिस्कवर किया था ये उन्हीं के नाम पे। तो आप इजीली इसका आंसर भी निकाल सकते हैं अगर आपने कभी पढ़ा है तो। करेक्ट ऑप्शन इज लुइस पाश्चर। लुइस पाश्चर ने इस प्रोसेस की खोज की थी, इसलिए ये उन्हीं के नाम से जाना जाता है, पाश्चराइजेशन। चलिए देखते हैं पाश्चराइजेशन होता क्या है। देखिए स्टूडेंट, बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसमें जो आपका मिल्क होता है उसको हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, देन बहुत ही कम समय के लिए उसे गर्म करके फिर उसे ठंडा किया जाता है, उसके बाद उसे मार्केट में पैकेजिंग करके बेचा जाता है। क्यों किया ऐसा? जिससे कि तेजी से हीट करने पर और बहुत ही जल्दी उसे ठंडा करने पर उसमें माइक्रोब्स ग्रो नहीं कर पाते और वो मिल्क लंबे समय तक चलता है। तो ये खोज करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है लुइस पाश्चर को, तो इसलिए प्रोसेस जाना जाता है पाश्चराइजेशन। जैसे आप मार्केट से जब कभी मदर डेयरी का या आनंदा कोई भी मिल्क पैकेज खरीदते हैं तो आपको उसके ऊपर लिखा हुआ मिलता है पाश्चराइज्ड मिल्क। इसका मतलब होता है कि इसे गर्म किया गया है 71.7 डिग्री सेल्सियस हम यहाँ टेम्परेचर लेते हैं और 15 डिग्री से लेके 15 सेकंड से 25 सेकंड के, ना तो 15 सेकंड से कम ना ही 25 से ज़्यादा टेम्परेचर हम पर इसे हमें गर्म करना है टाइम पे, इसे बोला जाता है हाई टेम्परेचर
शॉर्ट टाइम मेथड, यहाँ पर हम हाई टेम्परेचर देते हैं बट फॉर शॉर्ट टाइम, तो इसे HTST मेथड भी कहा जाता है। तो देखिए जरा, पास्चराइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग मिल्क टू हाई टेम्परेचर फॉर शॉर्ट टाइम एंड देन कूलिंग इट बिफोर बॉटलिंग और पैकेजिंग। लंबे समय तक दूध को फ्रेश रखने के लिए हम इस मेथड को अप्लाई करते हैं, जिसमें हम यहाँ पर उसके बॉइलिंग टेम्परेचर से तो कम रखते हैं और दूध को तेजी से गर्म करते हैं और फिर ठंडा होने के लिए रेफ्रिजरेटर में बिलो 3 डिग्री सेल्सियस और 5 डिग्री सेल्सियस पर हम इसको कीप करते हैं। देन हम इसे बॉटलिंग और इसकी पैकेजिंग करते हैं जिससे 2-3 डेज तक फ्रेश रह सके। आपने देखा होगा कि उस पर जो मैन्युफैक्चरिंग डेट आती है पैकेट की, वो 2-3 डेज तक लिखा होता है कि आप इसे 2-3 डेज तक यूज कर सकते हैं। तो ये आज हमारे कमर्शियल मैथड यूज है, बहुत ज्यादा यूजफुल मैथड है, जो आज इतना ज्यादा दूध जो अवेलेबल होता है, 3-3 दिन तक एक पैकेट यूज किया जा सकता है। तो वो किस मेथड के बेस पे यूज किया जा सकता है? पास्चराइजेशन। तो ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की फील्ड में एक बहुत अच्छी डिस्कवरी थी, इसलिए इसे लुईस पास्चर के नाम पर ही नाम दिया गया है, पास्चराइजेशन, जिसमें मिल्क को हीट किया जाता है एट 71.7 डिग्री सेल्सियस पर फॉर द वेरी शॉर्ट टाइम, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम इस मेथड को कहा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। कोलेरा इज अ इन्फेक्शियस डाइजेस्टिव डिसऑर्डर। मैंने बताया था कि आपके डाइजेशन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में इश्यू हो जाता है जिसकी वजह से आपको वॉमिटिंग और लूज मोशन होते हैं। तो कोलेरा क्या है? एक इन्फेक्शियस डिजीज है जिसमें विच पेशेंट हैव लूज मोशन एंड वॉमिटिंग, इट इज कॉज्ड बाय। हम इसको पढ़ चुके हैं, यहाँ पर हमने डिटेल में क्वेश्चन पूछा है जिससे आपको पता चल सके कि एक डाइजेस्टिव डिसीज है जिसमें आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में डिसऑर्डर हो जाता है और कुछ भी यहाँ पर डाइजेशन नहीं होता, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये किसकी वजह से होता है? तो हम पढ़ चुके हैं कोलेरा इज कॉज्ड बाय विब्रियो कोलेरे, जो कि एक क्या है? बैक्टीरिया है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हुआ करेक्ट। तो देखते हैं, cholera is a bacterial disease which is caused by a bacteria named as Vibrio cholerae. It is a waterborne infection which is occur due to the polluted water that contain any kind of impurity. जिस पानी में किसी भी तरह का पोल्यूटेंट, जब मैंने आपको माइक्रोबियल डिजीज के बारे में चैप्टर पढ़ाया था तब हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से वाटरबोर्न डिजीज होती हैं जो वाटर पोल्यूशन की वजह से होती हैं। तो कॉलरा उन्हीं में से एक इन्फेक्शन है जो कोज होता है विब्रियो कोलेरे की वजह से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एंटीबायोटिक? इनमें से कौन सी एक एंटीबायोटिक है? स्टूडेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक टॉपिक है एंटीबायोटिक की। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एंटीबायोटिक किस तरह से बनाई जाती है, कैसे एक फंगस एक बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देती है। तो यहाँ पर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का बहुत बड़ा नाम है। ये जब आप यहाँ पर कंप्लीट वीडियो को देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि किस तरह से एंटीबायोटिक्स को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। सबसे पहली एंटीबायोटिक कौन सी थी? एंटीबायोटिक की खोज का जो क्रेडिट है वो किसे जाता है? तो इनमें से कौन सी एक एंटीबायोटिक है? सोडियम बाइकार्बोनेट, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इथाइल एल्कोहल, यीस्ट। यीस्ट की हम बात करें तो एक फर्मेंटिंग शुगर है, शुगर को फर्मेंटेशन करने के काम आती है। इथाइल एल्कोहल कोई एंटीबायोटिक नहीं है, ये एल्कोहल है। बात करें सोडियम बाइकार्बोनेट की तो ये बेकिंग सोडा होता है, ये कोई एंटीबायोटिक नहीं है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन इज द एंटीबायोटिक। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन इज अ एंटीबायोटिक विच इज यूज्ड टू ट्रीट सर्टेन काइंड ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। हमने बात करी थी ट्यूबरक्लोसिस जो माइकोबैक्टीरियम की वजह से होती है, वो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो अगर माइल्ड से लेके सीवियर तक अगर कंडीशन है टीबी की तो वहां पर हम स्ट्रेप्टोमाइसिन से उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो इसका इन्फेक्शन, टीबी की जब बीमारी हो जाती है, लंग्स आपके अफेक्टेड हो जाते हैं बहुत ज्यादा कफ से, स्नीज से, तब ये एंटीबायोटिक दी जाती है जिसका नाम है, ये एक फंगस से बनी एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम करने के काम आती है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन इज एन एग्जांपल ऑफ एंटीबायोटिक। The bacterium found in root nodules of leguminous plant. लेग्यूमिनस प्लांट में स्टूडेंट्स होते हैं जैसे कि पल्सेस, ग्राम, इस तरह के जो बीन्स होते हैं उन्हें हम लेग्यूमिनस प्लांट बोलते हैं, जिसके अंदर बहुत ज्यादा सिंथेसाइज होता है प्रोटीन। तो प्रोटीन बेसिकली किससे सिंथेसाइज होता है? नाइट्रोजन से बना होता है। जब नाइट्रोजन की अमाइनो एसिड की चेन जुड़ती है तो बनते हैं प्रोटीन्स। तो वही प्रोटीन नाइट्रोजन की वजह से बनते हैं। तो वो नाइट्रोजन कहाँ से आता है? हमारे एटमॉस्फेयर से। तो जो रूट नोड्यूल्स में, लेग्यूमिनस प्लांट की रूट नोड्यूल्स में बैक्टीरिया पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं? एटमॉस्फेरिक में जो नाइट्रोजन है 78%, उसको नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। तो कौन सा बैक्टीरियम है जो यहाँ पर लेग्यूमिनस प्लांट की रूट्स नोड्यूल में पाया जाता है, उसके रूट्स में रहता है। उसको बैक्टीरिया को तो रहने के लिए शेल्टर मिल जाता है, वो प्लांट को क्या हेल्प करता है?
जो भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट करता रहता है। तो राइजोबियम इज द बैक्टीरिया। राइबोसोम इज अ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फाउंड इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। ये वो बैक्टीरिया है जो लेग्यूमिनस प्लांट, पल्सिस प्लांट्स की रूट्स में पाया जाता है, जो एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट करता है, नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स में। तो दिस इज द बैक्टीरिया दैट इज फाउंड इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। लैक्टोबैसिलस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, हमने बात की थी जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया था, तो बैसिलस शेप होती है बैक्टीरिया की। तो आप ऐसे भी पता लगा सकते हैं कि बैसिलस जो शेप होती है वो होती है बैक्टीरियाज की। तो लैक्टोबैसिलस किसका एग्जाम्पल है? एल्गी, वायरस, बैक्टीरिया, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इट इज अ बैक्टीरिया। अब नाम से हम इसको बताएं तो लैक्टोबैसिलस ये वो बैक्टीरिया होता है जो कर्ड में पाया जाता है, जो कन्वर्ट कर देता है मिल्क के अंदर की जो लैक्टोज शुगर होती है उसको लैक्टिक एसिड में, जिससे सारी थोड़ी सी दही डालने पर पूरा दूध ही किस में बदल जाता है, दही में बदल जाता है। तो इट इज अ बैक्टीरिया। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज करेक्ट। लैक्टोबैसिलस इज अ बैक्टीरिया फाउंड इन कर्ड विच कन्वर्ट लैक्टोज शुगर इनटू लैक्टिक एसिड। जब आप बहुत सारे दूध में थोड़ी सी दही डाल देते हैं तो जो दूध के अंदर कौन सी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, लैक्टोज, वो उसको कन्वर्ट कर देता है लैक्टिक एसिड में। तो इसलिए सारा दूध ही क्या हो जाता है, खट्टा हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर कौन सा एसिड आ जाता है, और आपको पता है एसिडिक और सोर इन टेस्ट, वो खट्टे होते हैं। तो यहाँ पर ये बैसिलस शेप के मैंने आपको बताए थे कि बैसिलस शेप होती है बैक्टीरिया की, कोकस शेप भी होती है, स्पाइरल भी होती है, कोमा शेप के भी बैक्टीरिया होते हैं। तो जो लैक्टोबैसिलस है वो कैसी शेप का है, बैसिलाई शेप का। किस में पाया जाता है? ये एक बैक्टीरिया है जो दही में पाया जाता है, जो दूध के सारे लैक्टोज शुगर को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो इट इज अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया। Name the microorganisms will require host cell to reproduce and complete their life cycle. Yes स्टूडेंट, जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया था तो मैंने आपको एक 5th कैटेगरी बताई थी, किसकी? वायरस की, कि हम इन्हें 4th कैटेगरी के साथ ही क्यों नहीं रखते हैं, क्योंकि बच्चों वायरस एक अलग से कैटेगरी है जो बाहर रहता है तो नॉन लिविंग स्टेट में रहता है, और जैसे ही इसे कोई होस्ट बॉडी मिल जाती है, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, ये उनके अंदर जाके एक्टिव हो जाता है और होस्ट बॉडी का डीएनए यूज करके लगातार मल्टीप्लाई करता है। इसीलिए वायरल डिजीज बहुत तेजी से फैलती हैं। जैसे कॉमन कोल्ड, जब हमें जुकाम हो जाता है तो वो भी क्या एक वायरल डिजीज है, एयर से वो वायरस हमारे अंदर आता है, कॉमन कोल्ड वायरस, और बहुत जैसे हम स्नीज करते हैं तो फिर दूसरे के पास चला जाता है। तो ये हमारी बॉडी में बहुत तेजी से फैलते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि जुकाम में ज्यादा दवाई असर नहीं करती, क्योंकि वायरस इस पर दवाई ज्यादा असर नहीं करती है, वो खुद से ही जाते हैं। तो देखिए जरा, तो यहाँ पर एल्गी, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया या वायरस, तो 5th कैटेगरी थी वायरस, क्योंकि अगर ये एनवायरमेंट में होते हैं तो ये होते हैं नॉन लिविंग, इसलिए हम इन्हें 4th कैटेगरीज के साथ नहीं रखते। और जैसे ही ये इन्हें कोई भी होस्ट बॉडी मिल जाती है, क्योंकि कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो सिर्फ प्लांट को ही इन्फेक्ट करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो एनिमल्स को करते हैं, तो जैसे इन्हें होस्ट बॉडी मिल जाती है ये उनके अंदर जाके एक्टिव हो जाते हैं। तो इसीलिए जो यहाँ पर वायरस होते हैं वो लिविंग और नॉन लिविंग की बॉर्डर लाइन पे होते हैं, कि बॉडी मिलेगी तो लिविंग हो जाएंगे, नहीं तो एनवायरनमेंट में नॉन लिविंग रहेंगे। इसलिए हम इन्हें उन 4th कैटेगरीज के साथ नहीं रखते हैं। वायरस की इसीलिए एक अलग कैटेगरी है जो बहुत ही ज्यादा छोटे साइज के होते हैं। तो इन्हें रिप्रोड्यूस, मल्टीप्लाई करना या रेप्लिकेट करने के लिए किसकी जरूरत होती है? एक बॉडी, होस्ट बॉडी की जरूरत होती है जिसके अंदर ये जाते हैं। तो इसीलिए वायरस यहाँ पर क्या होती है, अलग से एक कैटेगरी होती है जो लिविंग और नॉन लिविंग की लाइन पर आती है। ओके, तो देखिए वायरस इज अ टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच रिक्वायर अ होस्ट सेल टू मल्टीप्लाई, जिन्हें लगातार रेप्लिकेट करने के लिए 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 बनने के लिए बॉडी की जरूरत होती है। इट यूज द न्यूक्लिक मटेरियल ऑफ होस्ट सेल। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे न्यूक्लियस में डीएनए पाया जाता है, ये उसी के साथ बाइंड करके उसी की बॉडी की सारी इम्यून सिस्टम को लेता है होस्ट बॉडी का और तेजी से रेप्लिकेट करता है। इसीलिए जो वायरस डिजीज होती है जैसे कि एड्स, HIV के नाम से हम जिन्हें जानते हैं, उनमें पेशेंट का बचना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बॉडी का ही न्यूक्लिक एसिड यूज कर लेता है। ह्यूमन बॉडी और या प्लांट बॉडी होती है, उनकी जो इम्यूनिटी है वो खत्म होती जाती है और वो डेड हो जाते हैं। तो इसीलिए इट इज कंसीडर्ड अ नॉन लिविंग आउटसाइड द होस्ट सेल, इसलिए होस्ट सेल के बाहर इन्हें नॉन लिविंग माना जाता है। इसलिए इन्हें 4th कैटेगरी, उनकी 4th कैटेगरी में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में नहीं लिया जाता। कर्ड इज फॉर्म ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरियम, दही बनती है किस बैक्टीरियम की वजह से?
लैक्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टोकोकस, बैसिलस या नन ऑफ दीज। मैंने अभी आपको बताया था दही बनाने के लिए एक बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस, जो मिल्क में प्रेजेंट लैक्टोज शुगर को किस में कन्वर्ट कर देता है, लैक्टिक एसिड में। तो यहाँ पर कर्ड फॉर्मेशन में कौन सा बैक्टीरिया काम आता है, लैक्टोबैसिलस। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। देखते हैं एक्सप्लेनेशन। कर्ड इज फॉर्म ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया इन कर्ड विच कन्वर्ट लैक्टोज शुगर इनटू लैक्टिक एसिड। ये मैं आपको भी पहले भी बता चुकी हूँ कि लैक्टोबैसिलस क्या एक बैक्टीरिया है और ये कर्ड में पाया जाता है, जो मिल्क की लैक्टोज शुगर को किस में कन्वर्ट कर देता है, लैक्टिक एसिड में। तो यहाँ स्टूडेंट्स ये आपके 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं आज का होम असाइनमेंट, जिसका आंसर आपको देना है। वैक्सीन प्रोवाइड इम्यूनिटी बाय प्रोड्यूसिंग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि वैक्सीन्स कैसे हमारी बॉडी में इम्यूनिटी जनरेट करते हैं, कैसे हमें वो बीमारियों से बचा लेते हैं। जैसे आप देखते हैं कोरोना के वैक्सीन्स आ चुके हैं, बीसीजी के, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस, इन सभी की जो वैक्सीन्स होते हैं वो हमारी बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं। तो ऐसा ये बॉडी में क्या कर देते हैं कि जो हमें, ऐसा क्या होता है कि जो हमें इम्यूनिटी देते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं डिजीज से। तो आपको बताना है कि वैक्सीन इम्यूनिटी कैसे प्रोवाइड करते हैं, बाय प्रोड्यूसिंग एंटीजन, बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज, बाय प्रोड्यूसिंग पैथोजन या नन ऑफ दीज। आप सभी बच्चे वीडियो को देख के इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें कि क्या इसका आंसर है, और देखते हैं कि आपको कितने मार्क्स मिलते हैं, कितना आप करेक्ट बताते हैं। ओके स्टूडेंट, आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके लिए वैल्यूएबल होगी। वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आपका टॉपिक काफ़ी हद तक तो कवर हो गया होगा। कंप्लीट वीडियो को देखने के लिए, कंप्लीट कोर्स को अगर आप वीडियो कोर्स में देखना चाहते हैं कंप्लीट वीडियो को, तो ऐप को आज ही डाउनलोड करें। चलिए स्टूडेंट देखते हैं आज का मोटिवेशनल थॉट। इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। यस, अगर आप किसी भी चीज के लिए सपना देखते हैं तो इसका मतलब आप उसे कर सकते हैं, क्योंकि सपने भी किनके सच होते हैं, जो सपने देखते हैं। तो अगर आपने अपने लिए कोई सपना देखा है एक सैनिक स्कूल में जाने का, वहां का कैडेट बनने का, तो अगर आप ये सपना देख चुके हैं तो इसे पूरा भी आप ही करेंगे। चलिए स्टूडेंट, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में वीडियो को किस तरह से इंप्रूव किया जा सकता है अपना फीडबैक आप हमें जरूर दीजिएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए काफी वैल्यूएबल है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। नई वीडियो में मिलती हूँ नए टॉपिक के साथ। सी यू सून।